नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 10 नवंबर 2020 जो है वो तारीख है और आज जो आपके बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2020 के पेपर हो रहे हैं उसमें सबसे पहला पेपर हुआ है साइंस विषय का। उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे जस्ट पहले वाला जो पेपर था शैक्षिक प्रबंधन वाला, उसका सॉल्यूशन साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा और उससे पहले का भी पेपर हम करा चुके हैं, वो भी आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय से। पहला बहुविकल्पी पूछा गया था तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है। हरे पौधे हैं, चूहा है, सांप है, बाज है। मैंने सारी चीजें बताई थी आपको और मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आप देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु होते हैं प्रथम श्रेणी में, खरगोश, गाय, इस प्रकार से। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें मेढक, मछली ये सब आ जाएंगे। और तीसरा आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो जंतु भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका बाज। और ऑप्शन में देखिए बाज आपको स्पष्ट रूप से दे रखा था, तो कुछ नहीं सोचना था आपको, चौथा ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ये पूरी चेन चलती है कि हरे पौधे जो हैं इनको टिड्डे खाते हैं, टिड्डों को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये पूरी चेन चलती है, वही से आप इसे समझ सकते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपधातु क्या होता है। लोहा, आर्सेनिक, सोना या ग्रेफाइट। तो ये मैंने प्रश्न एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको पहले बताया था कि वे तत्व जिनमें, मैंने धातु अधातु दोनों पढ़ाया था, तो जिनमें धातु और साथ ही साथ अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं। बोरान हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, साथ ही साथ ऑप्शन की बात करें तो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। तो यहाँ पर आर्सेनिक आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो फास्ट रिवीजन का सबसे पहला ही वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ फास्ट रिवीजन वाली, ये रही। देखिए यहीं से फास्ट रिवीजन स्टार्ट था। जैव विकास के सिद्धांत सबसे पहला ही वर्ड लिखा था लैमार्कवाद, और इसी में लिखा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। लैमार्क का पूरा नाम भी मैंने लिखा था, जीन बैप्टिस्ट डी में लैमार्क। और ऑप्शन में भी देखिए यही लिखा है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। नोबेल गैस का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो जो आपकी निष्क्रिय गैसें बोलते हैं नोबेल गैस, उन्हीं को जाना जाता है। इन्हीं को हम शाही गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपकी टोटल 6 निष्क्रिय गैसें होती हैं। कौन कौन सी। एक आपकी होती है हीलियम, एक आपकी होती है नियॉन, एक आपकी होती है ऑर्गन यानी कि AR, एक आपकी होती है क्रिप्टॉन यानी कि KR, एक होती है जिनॉन जिसको हम XE लिखते हैं, और एक होती है आपकी रेडॉन जिसे हम RN लिखते हैं। चारों ऑप्शन में देखिए रेडॉन दे रखा है, आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पीय कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। मैंने आपको डायनेमो और वैद्युत मोटर दोनों क्लियर तरीके से बताए थे कि जब आपके घर में वैद्युत मोटर लगा होता है, आप जानते हैं उसमें क्या होता है। जब घर में जो मोटर लगा है आप उसको बिजली देते हैं और वो बिजली से क्या करता है, जमीन से जल लाता है ऊपर और आपको देता है। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वैद्युत मोटर में। मैंने एग्जाम्पल इसी प्रकार से दिया था आपको वैद्युत मोटर में, पर यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है जनित्र, जिसे हम डायनमो कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें इस प्रकार से एक कुंडली लगी होती है, इसको आप समझ लीजिए आपको घुमाना होता है। और ये जो कुंडली होती है इसको घुमाने पर क्या होता है, आप सबसे पहले इसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, और ये जब घुमाएंगे तो इससे उत्पन्न क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जनित्र उसी को कहते हैं, इसमें ना कंफ्यूज होइएगा। तो यही आपका डायनेमो और दूसरा आपका वैद्युत मोटर इस प्रकार से हो जाएंगे। देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका ऑप्शन ऊपर वाले का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो सही होगा। और जो जनित्र है इसी को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जितने पेपर हों जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन कराया जा सके। छठा प्रश्न है आपका, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है।
तो आप सभी जानते हैं एड्स आपका HIV से होता है, और मैंने ये आपको लघु प्रश्न जो कराए थे उसमें बताया भी था कि एड्स स्वयं किसी कारण से नहीं होता, बल्कि किसी रोगी के उसकी जांच में HIV पाया जाता है। फुल फॉर्म इसकी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यही प्रश्न मैंने आपको जो बहुविकल्पी और अति लघु यानी कि वन लाइनर वाले पहले कराए थे उसमें भी आया था। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, अगला प्रश्न 7वां है। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था कि साधारण रूप से प्रायः आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं। अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली जो सहायता होती है वो प्राथमिक सहायता कहलाती है। देखिए 2018 में ये पूछा भी जा चुका था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में। अगला प्रश्न पूछा गया था अयस्क से आप क्या समझते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे आप शुद्ध करते हैं अयस्क से, कि उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को ही खनन करके आप बाहर लाते हैं और फिर उनकी जो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई थी प्रगलन उन सबसे होकर गुजरती है, तो उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं धातु वो प्राप्त करते हैं। और ये मैंने पूरी लिस्ट भी आपको फास्ट रिवीजन वाले में दिखाई थी। इसमें से एग्जाम्पल भी लगभग 2 आप लिख सकते थे कि जैसे मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट अयस्क होता है, जिंक का कैलेमाइन होता है, ताकि थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट पड़े। अगला प्रश्न 9 पूछा गया था रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो फास्ट रिवीजन में मैंने पूरा डिटेल में आपको रुधिर कणिकाएं बताया था। ये आप देखिए रुधिर मैंने बताया था रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा 2 भागों में बंटता है। यहाँ पर जो रुधिर कणिकाएं हैं ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले ये लिखेंगे और साथ में ये भी लिखा है ना कि उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखे। तो पहले उनके आप सब नाम लिखेंगे। फिर पूछा गया था किसी एक कार्य, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था किसका कार्य, श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य। क्या बताया था मैंने आपको कि प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में, मैंने बताया था ना आपको कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में इनका कार्य होता है, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे रक्षा करने का काम हमारा करती हैं। तो आप ये श्वेत रुधिर कणिकाओं को एक पूछा गया था ना, तो इसी को लिख सकते थे क्योंकि ये आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल सहित बताया था कि क्या होता है प्रतिरक्षा, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है वही। तो ये आपका हो जाएगा 9वां हो गया। 10वां देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर फोटो क्लियर नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको समजात और समरूप दोनों में डिफरेंस बताया था, ये डिफरेंस आप देख लीजिए। मैंने कहा था कि इसमें प्रश्न के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। तो समजातता मैंने बताया था कि कुछ, सबसे पहले तो परिकल्पना बूर्फो ने दी थी, फिर कुछ अंग मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य होने के कारण देखने में असमान लगते हैं, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं और इनकी समानता को ही हम समजातता कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि मनुष्य का हाथ होता है, चीता के आगे के 2 पैर होते हैं, व्हेल मछली के पंख होते हैं और जो चमगादड़ होता है उसके पंख होते हैं। तो इनके जो मूल रचना और उद्भव होता है वो सब समान होते हैं, पर कार्य देखिए चारों का अलग अलग है। पकड़ने में ये यूज करते हैं, चीता दौड़ने में, व्हेल मछली तैरने में और जो चमगादड़ है वो उड़ने में। तो लगभग लगभग जितनी चीजें मैंने आपको कराई थी आप देख के गए होंगे तो आसानी से पेपर कर ले गए होंगे। 11वां और लास्ट अति लघु पूछा गया था, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसमें जो आपका सूत्र होता है Q बराबर धारा गुणे समय, वो आप लगाएंगे। देखिए क्या क्या प्रश्न में दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपको 5 एम्पियर, ये क्या दे रखी है, धारा दे रखी है। तो आप लिखेंगे धारा I बराबर 5 एम्पियर। फिर आप कहेंगे कि 1 घंटे के लिए प्रवाहित होती है, तो ये क्या है, टी जो है ये टी है यानी कि समय है। समय आपका दे रखा है 1 घंटा, एक शॉर्ट मैच मैंने लिख दिया। अब इसको आपको चेंज करना होगा सेकंड में, क्योंकि आवेश के आधार पर आप चेंज करेंगे। तो 1 घंटा जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मिनट टोटल होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 60 को ही 60 से, तो 3600 आपका सेकंड जो है वो आएगा यहाँ से 3600 सेकंड, इतना कर लेंगे। फिर प्रश्न में पूछा गया है आवेश की मात्रा की गणना, तो आप वही सूत्र लगाएंगे Q बराबर धारा गुणे समय। अब यहाँ पर जो धारा है वो आपकी 5 एम्पियर दे रखी है यानी 5 लिखेंगे, और
जो आपका समय है वो आपने 3600 सेकंड निकाल लिया, तो 3600 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना आएगा आपका? गुणा करने पर आपका 18,000 जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। एक्चुअल में इसका जो सूत्र होता है Q बराबर धारा गुणे समय कह लीजिए, या आप I बराबर Q अपॉन T कह लीजिए। इस टाइप से अधिकतर आपको लिखा देखने को मिलता है, I बराबर Q अपॉन T। तो इसी से ही आपका Q का मान निकालेंगे तो I इंटू T जो है आपका हो जाएगा। तो 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। सारे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। लघु उत्तरीय प्रश्न में सब थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या आए थे। सबसे पहला प्रश्न आया था वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन। ये तो मैंने आपको सारे चित्र बताए थे, मैं आपको दिखाता भी हूँ वो वीडियो। ये देखिए वो वीडियो था आपका जो जिसमें मैंने 5 पार्ट में पूरा कोर्स खत्म किया था। उसमें तारीख भी नीचे पड़ी हुई है 16 अक्टूबर 2020 की। इसी में देखिए मैंने आपको चित्र परावर्तनी भट्टी का दिखाया था, और उसी के साथ साथ पूरा मैंने बताया भी था कि ऐसे इस प्रकार से पूरा ऊपर से नीचे तक इसमें टेम्परेचर लिखा रहता है, ये ऊपर चार्ज रहता है, ऊपर स्किप रहता है, यही आपको बनाना था। नीचे धातुमल, इधर ट्यूयर या पिघली धातु यहाँ नीचे रहती है। इस प्रकार से आपका पूरा था। मैंने इसीलिए पहले कहा था आपको, ये मैंने जो चित्र था ये जो एक वीडियो में था वहां नहीं कराया था, क्योंकि मैं वो सारी चीजें पहले करा चुका था, पर मैंने फिर भी सारी चीजें उसमें कवर करा दी थी चित्र को छोड़कर। चित्र मैंने आपको वैद्युत बल्ब वाला ये सारे ये सब वो जो 5 वीडियो में पूरा कोर्स पहले चल रहा था हमारा, उसमें मैंने कराया था। मैं सारी चीजें दिखा इसलिए रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी तरफ से अच्छी चीजें आपको दे सकूं जो आपके पेपर में आए। अगला प्रश्न देखते हैं, डार्विनवाद को समझाइए। पेज था उसी को ही मैं दिखाता हूँ। इसी में देखिए डार्विनवाद मैंने लिखा हुआ था पूरा। अंग्रेज डार्विन थे, अनुकूल जो कर लेगा उसकी जाति आगे बढ़ेगी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव इनकी पुस्तक थी, प्राकृतिक वर्णवाद चयनवाद इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इतनी सारी चीजें आप लिख सकते थे, और इसी जो अनुकूलन कर लेगा इसको और ज्यादा डिफाइन करके और ज्यादा चीजें भी लिख सकते थे। अगला पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ और दोष। ये भी मैंने आपको लाभ दोष फर्स्ट डिवीजन में कराए थे, ये पीडीएफ में देख लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी 18 नंबर पे था। लाभ मैंने कहा था कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायक। दोष में आप लिख सकते थे कि समान तत्वों को अलग अलग रखा गया था, समान तत्वों को एक साथ रखा गया था, जैसे क्षार और सिक्का जो धातुएं थी उनको एक साथ रखा गया था। और दोष में एक ये भी कहा था मैंने, हाइड्रोजन का स्थान गुण हैलोजन से भी मिलते हैं, जबकि रखा पहले वर्ग में गया है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे कल भेज भी दिया था मैसेज की सभी लोग ये एक वीडियो में पूरा कोर्स वाला जरूर वीडियो देख के जाइएगा। अगला पूछा गया था पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। खाद्य जाल पूरा मैंने चित्र सहित आपको बताया था, ये पीडीएफ फर्स्ट डिवीजन वाली में देखिए 5वें नंबर पे था खाद्य जाल। यहाँ पर पूरा लिखा था मैंने कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में प्रदर्शित होती हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित भी हो सकती है, और ये पूरा आपको कहा था मैंने कि डायग्राम इसको रट लीजिएगा। और प्रश्न में भी पूछा गया है, प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित, तो ये आपको पूरा उदाहरण बनाना था, और यहाँ के कुछ और पॉइंट आप बना सकें इसीलिए मैंने खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में डिफरेंस भी बताया था कि ये जो पॉइंट है आप जैसे कोई प्रश्न आया उससे रिलेटेड तो उसमें भी लिख सकें। अगला देखते हैं, ये मुझे पेपर की एक और फोटो भेजी है वीर यादव ने, ये बहुत ज्यादा क्लियर है। इसी से ही मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ऊपर वाले भी आप देख सकते हैं, ऊपर वाले वैसे क्लियर दिख रहे थे, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अयस्क प्राथमिक उपचार, एड्स जनित नोबेल गैस, उपधातु, ये सारे प्रश्न थे। उसके बाद जो है यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, खाद्य जाल हमने देख लिया है। 16 नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ए और बी जो है उसके बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी थी। मैंने आपको दोनों ही प्रकार के सूत्र बताए थे आपको। देखिए मैं आपको फर्स्ट डिवीजन वाली पीडीएफ में दिखाता हूँ। ये था प्रतिरोधों का संयोग, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों था। श्रेणी क्रम में जब जुड़े होंगे तो आप किस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वापस से चित्र में अगर देखिए थोड़ा सा, तो चित्र में जो यहाँ पर और थोड़ा जूम कर देते हैं, अब और ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा। तो देखिए जो ये आपके प्रतिरोध दे रखे हैं 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, इस प्रकार से उसके सामने और उसके सामने ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। यानी कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को आप समांतर क्रम में यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो समांतर क्रम वाला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगाएंगे, और यहाँ पर जो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम है ये मान रखेंगे इसकी जगह R1, R2, R3 का और बटे में, तो यहाँ से 1/R की वैल्यू आप निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जितना मान निकल के आएगा, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर निकल के आया, उस मान को ले करके ये 1 ओम और ये 5 ओम, तब ये
एक सीधी रेखा में हो जाएगा ना, तो सीधी रेखा वाला आपका फिर श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 और R3 ऑलरेडी दे रखा है, 1 ओम और 5 ओम। जो R2 की वैल्यू है वो आपकी कहाँ से निकलेगी, वो यहाँ से निकलेगी, इसको इसमें समांतर क्रम में जोड़ने पर। मैं आपको तरीका इसीलिए केवल बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था लघु त्रि प्रश्न में केवल तरीका आपको बता रहा हूँ, ताकि आप खुद से उसे करें और आंसर टाइप करें कि आपने इसको सॉल्व करके क्या जो है आंसर निकाला है। सभी लोग आंसर अवश्य बताइएगा। तो मैंने पूरा तरीका बता दिया और मैंने यहाँ पर भी आपको फर्स्ट डिवीजन में बताया था कि इस पर बेस्ड इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। 17 नंबर पूछा गया था प्रश्न, WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये प्रश्न तो अभी मैंने ही आपको दिखाया था, ये देखिए रुधिर, मैंने बताया था ना रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा, तो इसी में तो ही श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर WBC लिख दिया गया है। WBC तो मतलब होता है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत मतलब W यानी कि व्हाइट, रुधिर मतलब ब्लड यानी कि रुधिर, और कणिकाएं मतलब सेल्स, तो WBC को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इसके बारे में सारी चीजें आपको लिखनी थी, और साथ ही साथ क्या लिखा है, रुधिर प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स पर भी आपको ये सारी चीजें लिखनी थी, स्कंदन वगैरह। आप चाहते तो रुधिर के कार्य भी इसमें लिख सकते थे, थोड़ा सा और प्रश्न आपका बढ़ जाता। और अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का पूछा गया था 18, अस्थि भंग क्या होती है और अस्थि भंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अस्थि भंग से रिलेटेड मैंने आपको जो कल इंपॉर्टेंट लघु कराए थे उसमें बताया था अस्थि भंग क्या होता है, हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्षति हो रही है तो वही इसमें प्राथमिक उपचार क्या क्या करने चाहिए सब थे, पर प्रश्न में पूछा गया था अस्थि भंग क्या होते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको डिफाइन करके भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की अंग में क्षति हो गई इंटरनल या आउटर, इस टाइप से, तो आपका उसमें ही आएगा। तो अस्थि भंग के जो प्रकार है उसमें होते तो बहुत टाइप के हैं, पर जो मुख्यतः होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, जिसको हम आघात अस्थिभंग कहते हैं, इसमें किसी प्रकार से गिरना, सड़क दुर्घटना, ये सब आते हैं, तो आपका ट्रॉमेटिक आपका फ्रैक्चर होता है। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि कुछ रोगों के कारण होने वाला अस्थिभंग इसमें आता है, जैसे कि हड्डी को कमजोर या अंदर से चीजें होती हैं वो। फिर एक होता है क्लोज फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें आप कहेंगे जब हड्डी टूट जाए लेकिन ऊपर की जो त्वचा होती है वो वैसी की वैसी रहे, कहते नहीं इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल फ्रैक्चर, इस टाइप से बोलते भी हैं। फिर क्लोज के बाद एक होता है ओपन फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, घाव शामिल होता है कि अस्थिभंग के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब घाव भी हो और साथ में अंदर भी हड्डी टूटी हो, तो वो टोटल आपका। तो मुख्यतः ये चार होते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ होते हैं। एक कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, एक लीनियर फ्रैक्चर होता है, एक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, एक ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है। होते टाइप के हैं, पर आपके एग्जामिनर में क्या सही माना जाए वो तो आपको पेपर में ही देखने को मिलेगा। तो यही था हमारा ओवरऑल पेपर। देखिए मैंने कहा था लघु मैं नहीं कराऊंगा, पर लगभग मैंने सभी के आंसर भी बता दिए और सारी चीजें लगभग लगभग आपकी मैंने पेपर में कराई थी। एक दो प्रश्न है जो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मैंने तरीका बता दिया था, पर न्यूमेरिकल की मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, वो आप थोड़ा बहुत तो आपको अपना भी करना पड़ता है। तो इसी के साथ वीडियो हमारा आज का समाप्त होता है। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग वीडियो को देख सकें, अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकें, और साथ ही साथ कितने आपके अति लघु और बहुविकल्पी में सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।